बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। ये मियाँ वाली की एयर बेस पर जो हमला हुआ, इसके दहशतगर्द इमरान खान ने भेजी। ये एक ऐसी स्टोरी है जो दहला देने वाली स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बड़ा कोई इंकशाफ किया है। उस इंकशाफ के बाद तहरीक इंसाफ के दोस्त तिल मिला उठे हैं। अब वो इसकी वजाहतें देते फिर रहे हैं, और हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं चाहते। ये किसने कहा है, ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जहां घंटी का निशान बना है प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब इंशाअल्लाह 10 तारीख़ हमारी पहली खेप अल्हम्दुलिल्लाह चली जाएगी, और जिसने भी इसमें हिस्सा डालना है वो डाल सकता है। वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे लग रहे हैं, और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा उन एरियाज़ के जिनकी रिक्वेस्ट बहुत अर्जेंट बुनियादों पे आई हुई है कि एक वाटर प्रोजेक्ट अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए लगाइए, ताकि प्यासी इंसानियत की प्यास बुझ सके। लेवल प्लेइंग फील्ड। आजकल पीपल्स पार्टी और खुसूसन पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। नून लीग भी यही कह रही है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह पर कीड़े मकोड़े छोड़े गए। अब जब तक किसी पर कीड़े मकोड़े नहीं छोड़ते, तब तक भला लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो। नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को बेजुर्म व ख़ता गिरफ्तार किया गया। अब जब तक इमरान खान की बेटी को गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो। जस्टिस सिद्दीकी के पास उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ गए कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। अब जब तक आज का कोई जनरल फैज़ जस्टिस आमिर फारूक के पास ना जाए, तब तक भला लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो। नून लीग कहती है पनामा खेलते खेलते बीच में से इकामा निकल आया, और बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज को नवाज शरीफ के केसेस पर सोटी लेकर बिठा दिया गया। जब तक ऐसा इंतज़ाम ना हो, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। आरटीएस बिठा के नून लीग की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। अब जब तक आरडीएस नहीं बिठाया जाता, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो। आजकल कुछ महान एंकर्स को इंसाफ, दरगुजर, अमन और प्यार का हैजा हुआ है। उनके ख्याल में इमरान खान को उनकी तमाम तर खताओं के बावजूद मुआफ़ कर देना चाहिए। अभी चंद बरस पहले इमरान खान की हुकूमत में टीवी चैनल्स ने सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों को यक जुम्बिश कलम बग़ैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया। इन महान एंकर्स में से कोई बोला, सहाफ़ियों को 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इनमें से किसी ने आवाज़ उठाई। तो इसलिए ये महान एंकर्स इंसाफ पसंदी से ज़्यादा खुद पसंदी का शिकार हैं। ये हक परस्ती से ज़्यादा शख्सियत परस्ती पर यकीन रखते हैं। थोड़ा कुत्ता कुत्ता ते साड़ा कुत्ता टोमी। भाई ऐसे नहीं चलेगा। आज है मैं आपको ट्रंप का क्लिप सुनवाता हूँ। ये क्लिप बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लिप है। ये अभी ट्रंप का ताज़ा क्लिप आया है। पता नहीं वो किसी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, और वो उन्होंने ज़िक्र किया जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको इराक़ में उन्होंने शहीद किया था। और जनरल कासिम सुलेमानी का ताल्लुक़ ईरान से था, और वो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही रिनाउंड जर्नल थे। तो ये उन्होंने अमेरिका ने उनको मारा। और अब ट्रंप क्या कह रहा है कि जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारा, ज़रा गौर से सुनिएगा। तो इमरान खान, जो कि क्रिकेट के बहुत ही अजीम खिलाड़ी और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के सरबराह बने, जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम लम्हा था। यानी उन्होंने खुशी का इजहार किया। ये ज़रा खुद सुन लीजिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Surprised at
Very, very surprised at. And he's gone. Think of that. So you have ISIS and you have the biggest of all, the head of Pakistan, Khan. He was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. That's like being a great NFL. अब उन्होंने इनकी तारीफ़ भी कर दी। ट्रंप ने बड़े अजीम क्रिकेटर थे, बहुत ही अजीम क्रिकेटर हैं और वगैरह वगैरह। और वो मुझे उन्होंने बताया कि जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा तो ये उनकी ज़िंदगी का एक बिगेस्ट इवेंट था। अब कल से तहरीक इंसाफ के दोस्त वो तिलमिला उठे हैं, अब वो ये एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। ये अब उसके बाद ये तबसरा भी है और ये ख़बर भी है, सब कुछ इसी में शामिल है। अब आ जाइए आप उस ख़बर पे कि ये मियाँ वाली की एयरबेस पर किसने भेजा। ठीक है, मियाँ वाली की एयरबेस पर दहशतगर्दों को किसने भेजा। ये एक ऐसी स्टोरी है, ये स्टोरी मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। आयशा सिद्दीक़ा साहबा, ज़रा हर किसी को पता है, मैं जवानों को ज़रा तारुफ़ करा दूँ। ये मुसन्निफ़ा हैं, तज्ज़ियाकार हैं, यानी इनको अस्करी साइंसदान कहा जाता है, आयशा सिद्दीक़ा साहबा को। और उन्होंने एक किताब भी लिखी पाकिस्तान मिलिट्री की इकॉनमी पर, बहुत मशहूर व मारूफ। उस किताब के बाद उनके ताल्लुकात भी ख़राब हुए। वो इससे पहले बहुत अच्छे से उनके साथ रिलेटेड भी थीं, ग़ालिबन वो नेवल वार कॉलेज से भी उनके साथ भी मुंसलिक थीं, वहाँ पढ़ाती भी नहीं। बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, डॉक्टर हैं, बाहर की पढ़ी लिखी हैं। आजकल चूँकि उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत बिगड़े हुए हैं तो इस वजह से वो बाहर ही रहती हैं तो ज़्यादातर। और ये बहुत सारी, अब मेरे ख़्याल है काफ़ी अरसे से ही वो बाहर हैं, तो बहुत सारी और भी कुछ किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। और ख़ास तौर पे जो वो किताब लिखी वो बहुत ही उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है। वो आपको हर अमेज़ॉन से लेकर हर जगह पे मिलती है और बहुत अहम किताब है। और उस किताब के बाद ही उनके ताल्लुकात ख़राब हुए। उन्होंने आर्टिकल लिखा एक इंडियन न्यूज़पेपर में, और आयशा सिद्दीक़ा साहबा बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत रिसर्च्ड स्कॉलर हैं। और उन्होंने आर्टिकल लिखा और उन्होंने उसमें वो मियाँ वाली एयरबेस जो MM आलम एयरबेस, नो डाउट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टारगेट, और ठीक लिखा उन्होंने कि उस बड़े टारगेट को दोबारा दहशतगर्दों ने जब हिट किया तो फिर उसके बाद ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो गई कि कैसे हमने दहशतगर्दी का कला कामा किया है। दहशतगर्द तो हमें पैगाम दे रहे हैं कि हम जिधर चाहें आके हम हिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये टेररिज्म जो है ये बीनीथ द कारपेट चली गई थी। वो इसका मतलब है कि जब वो चाहें तो उठ के वो हमला कर सकते हैं, और इसमें बहुत हद तक सदाकत भी है। ये हमारी कमज़ोरी नो डाउट थी। गो कि वो सारे के सारे दहशतगर्द मारे गए, लेकिन ज़ाहिर है वो कहती हैं कि जी इधर भी नुकसान हुआ है। उनके बकौल कोई 14 त्यारे या फिर हमारे 35 लोग शहीद हुए या वगैरह वगैरह। गो कि ISPR ने कहा है कि जुज़वी कुछ नुकसान हुआ त्यारों को, लेकिन फिर भी उस टारगेट के अंदर यानी पेनिट्रेट करना वो बज़ात खुद हमारे लिए बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। अच्छा, इन सारी बातों को लिख कर आयशा सिद्दीक़ा ने ये भी कहा कि मिलिट्री को पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी और उन्होंने ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। इस बात पर बाकायदा रद्द अमल आना चाहिए। इस बात पर PTI का भी रद्द अमल आना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात पर पाक फ़ौज का ISPR के थ्रू भी रद्द अमल आना चाहिए। ये बहुत ही एक अलमनाक, दिल दहला देने वाली और हैरान कुन मेरे लिए ये वो थे। आयशा सिद्दीक़ा कोई आम मुसन्निफ़ा नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा कोई आम राइटर, कोई आम तज्ज़ियाकार नहीं है। वो एक बहुत बड़ी थिंक टैंक हैं। तो वो कहती हैं कि सोर्सेस से that most of the 7 militants
who were shot dead in Mianwali were from the Kacha area. سورسز سے، اب ان کے سورسز بھی بڑے سٹرانگ ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے اندر سے بھی میں فون کر کے پتہ کر لیتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور یہ سورسز ان کے ڈیفینیٹلی ان کے سورسز کافی سٹرانگ ہیں، کیونکہ وہ کوئی کل کی بچی نہیں ہے، بہت ہی میچیور خاتون ہے اور بہت ہی پڑھی لکھی، بہت ہی اسکالر ٹائپ خاتون ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ سورسز سے that most of the 7 militants who were shot dead in Mianwali were from Kacha area، کہ جو 7 دہشت گرد مارے گئے ایم عالم ایئر بیس پر حملہ کرنے والے، اور میاں والی میں جو 7 دہشت گرد مارے گئے ان میں سے اکثر کا تعلق کچا ایریا سے تھا، which is the tribal belt of South Punjab and Sindh where militants were parked during the previous government's tenure۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کچا ایریا ہے، کچا جو کچے کے علاقے کے ہم ڈاکو سنتے ہیں یا دہشت گرد، تو یہ بھی ٹرائبل بیلٹ ہے ساؤتھ پنجاب اور سندھ، یعنی ساؤتھ پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، اس پر یہ ٹرائبل بیلٹ ہے۔ اور باقاعدہ پچھلی حکومت میں یعنی عمران خان کی حکومت میں ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو وہاں بسایا گیا تھا، وہاں پہ جان بوجھ کے بسایا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا اس ٹینیور میں۔ پھر وہ لکھتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ عمران خان ہیز آلسو بین accused of using these militants for his protection when Punjab police initially tried to arrest him in Lahore۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے انہی ملیٹنٹس کو استعمال بھی کیا تھا، یعنی عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے انہی ملیٹنٹس کو استعمال بھی کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ لاہور میں پولیس نے، پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے، ایسا ہی تھا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ زمان پارک میں بہت خطرناک ملیٹنٹس ہیں۔ اس وقت کے وزیر داخلہ انہوں نے بھی کہا، اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی کہا، کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذرائع نے بھی کہا کہ جی بہت زیادہ، اور وہاں سے کچھ ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ کچھ یہ بھی بتایا گیا تھا یہ کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق وہاں سوات کے کچھ آپریشن سے بھی جن لوگوں کا تھا وہ لوگ بھی یہاں پر یہ زمان پارک میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان ملیٹنٹس کو استعمال کیا تھا کہ آپ مطلب مجھے پولیس کی گرفتاری سے بچائیں۔ اسی وجہ سے عمران خان زمان پارک میں ہی ٹکے رہنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے کہ جی میں ادھر نہیں آؤں گا، عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا، کیونکہ عدالتوں میں پیشی کے وقت انہیں خدشہ تھا کہ شاید مجھے کو گرفتار نہ کر لے۔ یہ بہت بڑی ایک الارمنگ قسم کی سچویشن ہے، یہ ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس الزام میں اب یہ آپ یہ دیکھ لیں، وہ وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو 7 دہشت گرد مارے گئے، میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر کچے کے ایریے سے آئے، وہی کچے کا ایریا جو ساؤتھ پنجاب اور سندھ کی بیلٹ ہے۔ اور پچھلے حکومت میں یعنی عمران خان کی حکومت میں ان دہشت گردوں کو وہاں جان بوجھ کر بسایا گیا تھا، لایا گیا تھا، اور عمران خان نے ان دہشت گردوں کو اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا تھا کہ جب پنجاب پولیس نے پہلی دفعہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بہت سنگین الزام ہے کہ یہ دہشت گرد جو وہاں گئے ہیں یہ وہی دہشت گرد ہیں جو عمران خان کو پروٹیکشن دیتے رہے ہیں، جو عمران خان کے اشاروں پر وہاں بسائے گئے تھے۔ اور یہ ان میں سے اکثر و بیشتر یہ عائشہ صدیقہ جن کا اپنا اس وقت بگاڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بات کہنا ٹوٹلی، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اس طرح کے بگاڑ ہے تو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بات کہہ دی، نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ گئے ہیں یہ وہی گئے ہیں جن کو عمران خان استعمال کرتا رہا ہے، یہ وہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹ کے اداروں پر اس طرح سے حملہ کیا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے تانے بانے ملائیں کہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اور وہ اس وجہ سے بھی یہاں سے کہ جی ان کو تاکہ وہ سیاسی اپنی مداخلت ختم کر کے تو سیکیورٹی ایشوز پر آ جائیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ جن لوگوں نے حملہ کیا اسی حملے کے وقت ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے وہ مذاق اڑانے لگ گئے اپنی پاک فوج کا، وہ اپنے اداروں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ لوگوں نے کمپیئر کرنا شروع کیا، انہوں نے وہ اسی ایئر بیس کی دیواریں گرائی تھیں
जिस एयर बेस पर दीवारें पीटीआई ने गिराई थीं और जिस एयर बेस पर जो है ना इन्होंने हमला किया, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरीके से इनके ताने बाने में, ये बहुत ही एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। आज पीटीआई कहती है कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना नहीं चाहते। भाई आप कैसे नहीं लड़, वो चंद रोज़ पहले बैरिस्टर गौहर ने एक जियो के प्रोग्राम में कहा कि हम जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी, अपना जो सिविल सुप्रीमेसी है वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। ये बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई के वकील और पीटीआई के रहनुमा। उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन इसी नारे पर लड़ेंगे कि सिविलियन सुप्रीमेसी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। फ़ौरन उसके बाद वो रऊफ़ हसन साहब हैं जो सेक्रेटरी इतलात हैं पीटीआई के, उनको तरदीद करना पड़ी। और ये जंग में अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है, उन्होंने कहा कि जी तरदीद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई नज़रिया, ऐसा कोई ख्याल या ऐसा किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद उनसे रब्ता हुआ अली मोहम्मद ख़ान से, तो अली मोहम्मद ख़ान ने भी उन्हीं के साथ इत्तफाक किया, वो जो रऊफ़ हसन साहब हैं, और बैरिस्टर गौहर की बात की तरदीद की कि हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, हम बिल्कुल सिविलियन सुप्रीमेसी और इस्टेब्लिश वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं लड़ेंगे। यानी ये वो हैं बहुत बड़े हीरो, महान डेमोक्रेसी के चैंपियन, ये वो हैं। उन्होंने कहा ना 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 ना, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हुजूर अब बात ये है कि आप चाहें ना चाहें, ये वही वाली बात है कि मैं तो चाहता हूं कि कंबल मुझे छोड़ दे, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता, ठीक है ना। लेकिन मसला वही है कि जब आपने एक मर्तबा छेड़ा है, जब आपने एक मर्तबा रियासती इदारों पर हमला किया है, अब रियासती इदारों के अंदर ये सारी हकीकत और ये सारा ये सब कुछ शरायत कर गया है। वो कहते हैं कि आज अगर इनको छोड़ दिया ना, तो कल को जिनकी मर्जी आएगी वही उठ के रियासती इदारों को आग लगा देगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक और साफ़ और मीठे पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो कि चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए अतिया किया गया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। असां ज़फ़र नकवी दे बहुत शुक्रगुज़ार हैं जरा सब पानी भी तक साफ। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी आप अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी के प्रोजेक्ट में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने एक हद तक उन इलाकों को पानी फराहम किया जहाँ पे पीने का पानी बिल्कुल नापैद और नायाब था, लेकिन अभी तक बहुत से देहात और गाँव खाले की इस अजीम नेमत से महरूम हैं। आज का वाटर प्रोजेक्ट मरहूम चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए उनकी फैमिली ने डोनेट किया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम दुआ गो हैं कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स और ZN न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को खालिक़ कायनात हर परेशानी और मुसीबत से अमान अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। जी सारे इलाके दे विच पानी दा बेहद मसला है। असां ज़फ़र नकवी दे बेहद मशहूर हैं कि ना साडे इलाके च पानी दा बोर लाया ठीक। चौधरी नज़ीर अहमद और सदरुद्दीन इन्हां दे साले सवाब वास्ते बोर लाया ने। अल्लाह ताला उन्हें करवट कर जन्नत अता फरमाए। ये बीमारी बहुत ठीक थी नहीं पानी ना कितने पंडे से परेशानी थे नहीं इसे पानी की वजह से। असां ज़फ़र नकवी दे बहुत शुक्रगुज़ार हैं जरा सब पानी भी तक साफ।